गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, समझेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे हम लोग। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक मतलब भी हो गया चार्ज का बात, विद्युत मतलब भी आवेश। देखिए जैसे कोई चार्ज है, जैसे ये कोई चार्ज है, ये चारों ओर एक ऐसा स्पेस रखता है, एक ऐसा क्षेत्र रखता है, एक ऐसा स्पेस रखता है जिसमें कोई अगर अन्य आवेश आए या कोई अन्य चार्ज आए, मान लो ये टेस्ट चार्ज है, जो चार्ज स्पेस अपना बनाता है यानी कि फील्ड बनाता है, जो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, उसे हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज हिंदी में कहते हैं स्रोत आवेश। और जो आवेश विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है उसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। तो ये हो गया परीक्षण आवेश जो बल का अनुभव करता है, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो ये तो बल का अनुभव कर रहा है, ये तो बल का अनुभव कर रहा है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। लेकिन यदि यह आवेश या जो परीक्षण आवेश है ये अगर इस क्षेत्र के बाहर होता, यहाँ होता, तो क्या ये स्रोत आवेश उस पर बल लगा सकता था? नहीं लगा पाता। तो जहां तक इसका बल का अनुभव कर पाता है, यहां तक में यह जो परीक्षण आवेश है यह स्रोत आवेश के बल का अनुभव कर सकता है, इसे हम कहते हैं इसका विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो ये जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। और इसके बाहर का जो क्षेत्र है जहां यह आवेश परीक्षण आवेश इस स्रोत आवेश का कोई बल का अनुभव नहीं कर रहा है, उसे हम कहेंगे कहां? जहां कोई भी बल का अनुभव नहीं करता उसे हम कह सकते हैं यह उसका विद्युत क्षेत्र नहीं है। और जहां तक में बल का अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र होगा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है जहां पर बल का अनुभव करेगा, ये आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का भी, प्रतिकर्षण का भी। अगर ये स्रोत आवेश ऋण आवेश होता, अगर ये माइनस होता, तब तो ये अपनी ओर आकर्षित करता, और जब ये धन आवेश है तो ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। यहां पर बात ये ध्यान रखना है कि परीक्षण आवेश हमेशा धन लिया जाता है, परीक्षण आवेश हमेशा धन माना जाता है, एकदम याद रखना है। और जो स्रोत आवेश होगा ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो क्या बोला? स्रोत आवेश ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन टेस्ट जो चार्ज होगा वो हमेशा धनात्मक माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो ये कहलाएगा हम लोग का विद्युत क्षेत्र, जहां तक में ये परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या हुआ? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है, यानी कि वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो यह हो गया विद्युत क्षेत्र। सही है। अब देखिए यह तो हो गया विद्युत क्षेत्र। अब थोड़ा समझा जाए, अगर ये आवेश, ये जो परीक्षण आवेश है, अगर यहाँ होता, मान लीजिए ये बिंदु ए पर था, यह बिंदु बी पर होता, तो क्या दोनों स्थिति में समान बल का अनुभव करता? नहीं, यहां बी पर ज्यादा बल का अनुभव करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कूलोम ने कहा है F बराबर 1/4πε0 दोनों आवेश Q नोड बट्टा इनके मध्य की दूरी का वर्ग।
तो दूरी जितना बढ़ेगा बल घटेगा। तो ए में तो दूरी ज़्यादा है ना, तो बल तो कम अनुभव कर रहा है, और बी में यहाँ नज़दीक है, इस आवेश के नज़दीक है, यानी कि यहाँ पर कम बल का अनुभव कर रहा है। सॉरी, थोड़ा समझते हैं। दूरी कहाँ पर ज़्यादा है? ए में दूरी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बल का अनुभव करेगा कि कम बल का अनुभव करेगा। तो दूरी ज़्यादा है यानी कि कम बल का अनुभव, दूरी बढ़ा कम बल का अनुभव। बी में ज़्यादा बल का अनुभव कर रहा है। जितना दूरी बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ता जाएगा, बल का मान कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये समझने की कोशिश किया कि ये जो परीक्षण आवेश है बिंदु ए और बी पर समान बल का अनुभव नहीं कर रहा है। बी पर यह ज़्यादा बल का अनुभव करेगा क्योंकि दूरी कम है, दूरी अगर घटेगा बल बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा बल है, तो बल बिंदु बी पर ज़्यादा है किसकी तुलना में? बिंदु ए की तुलना में। यह समझ में आया। तो विद्युत क्षेत्र का ताकत भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो एक पद आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो सामर्थ्यता होती है, जो स्ट्रेंथ होता है, उसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जैसे ये जो स्रोत आवेश था, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाया, क्या इसका ताकत हर बिंदु पर समान होगा? नहीं होगा। यहाँ जितना दूर बढ़ता जाएगा, दूर होता जाएगा, ताकत कम होता जाएगा, और जितना नज़दीक रहेगा, जैसे यहाँ पर बिंदु ए है, बिंदु बी है, तो बी पर ज़्यादा ताकत लगाएगा। अगर कोई परीक्षण आवेश हो तो इस पर ज़्यादा प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, है ना, दोनों धन आवेश हो तो, और ए पर कम बल का अनुभव करेगा अगर ये परीक्षण आवेश यहाँ पर होता। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो सामर्थ्यता होती है, जो ताकत होती है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। दूरी जितना बढ़ता जाएगा, स्रोत आवेश से दूरी जितना बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता कम होती जाती है, और जितना यह नज़दीक आएगा परीक्षण आवेश, स्रोत आवेश के, बल का मान उतना बढ़ता जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को मापा कैसे जाए? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को मापा जाता है बल के रूप में। किस रूप में? बल के रूप में, जिसे कौन अनुभव करता है? परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और स्थिर वैद्युत बल के मध्य ये संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी सदिश राशि, और ये जो बल है ये भी सदिश राशि है, ये बल भी सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और बल दोनों सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर? तो जिधर में बल की दिशा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये अगर धन आवेश है, यहाँ पर परीक्षण आवेश है, तो धन आवेश परीक्षण आवेश को किधर धकेलेगा? प्रतिकर्षित करेगा, दूर धकेलेगा। तो बल की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। बल की दिशा बाहर की ओर, दूर ना धकेलेगा। तो जब बल की दिशा इधर है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की भी दिशा बाहर की ओर ही होगी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। तो जिस दिशा में बल, उस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ज्ञात करना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अंग्रेजी में अगर इसे लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए, बहुत आसान सा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझना, एकदम बेसिक सा चीज़ है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो मान लिया यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू है, स्रोत आवेश है। इससे आर दूरी पर, ये मान लिया बिंदु ओ पर था, इससे आर दूरी पर हमें इस विद्युत क्षेत्र का समर्थता चाहिए। समर्थता मतलब ताकत चाहिए, जिसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो मान लिया आर दूरी पर ना, तो इस बिंदु पर चाहिए। तो O से P की दूरी R है, O से P की दूरी R है। तो यहां पर एक परीक्षण आवेश रख दिया गया Q0। तो ये जो स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा?
प्रतिकर्षित करेगा, तो बल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, दूर धकेलेगा, भगा रहा है, भागो यहाँ से, प्लस क्यू नॉट को दूर कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अभी हमने देखा था विद्युत क्षेत्र तीव्रता और बल में यह संबंध होता है, ई सदिश बराबर एफ सदिश बट्टा क्यू नॉट, ये ना। तो यहाँ पर जब बल की दिशा बाहर की ओर है, बल की दिशा बाहर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की भी दिशा बाहर की ओर ही होगी। जिस दिशा में बल की दिशा, जिधर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की भी दिशा उधर ही होती है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो हमें ई सदिश का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो ई सदिश निकालने के लिए हमें तो बल चाहिए, क्या चाहिए, बल, कि यहाँ पर बिंदु P पर ये परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पर बल ज्ञात करने के लिए, दो आवेशों के मध्य बल को ज्ञात करने के लिए कूलॉम का नियम का उपयोग होता है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, एफ सदिश बराबर, अगर सदिश रूप में लिखा जाए, सदिश रूप में 1/4πε0 क्यू नॉट, दोनों आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए इधर तो सदिश रूप में लिखा गया, यह तो अभी तक परिमाण है, दिशा का तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर इसका दिशा बताने के लिए हम लोग लगा सकते हैं किस दिशा के अनुदिश, ओपी के अनुदिश, ओ से पी दूर न धकेल रहा है, ओपी के अनुदिश। चलिए बहुत अच्छा। अब एफ सदिश बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर, और यहाँ लगा देते हैं आर कैप। क्या लगा दिया, आर कैप। आर कैप एक इकाई सदिश है जो बल सदिश की दिशा को दर्शा रहा है। किसकी दिशा, बल सदिश की दिशा को दर्शाता है। चलिए एफ तो मिल गया, लेकिन हमें बल थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो निकाल सकते हैं इसे। तो ई सदिश बराबर एफ सदिश बट्टा क्यू नॉट, ये संबंध होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और बल में। तो बल तो ज्ञात हो चुका है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। एफ का मान यहाँ से मिल रहा है, रख देते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट बट्टा आर स्क्वायर और आर कैप, और बट्टा में है क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट कट गया। ई सदिश बराबर 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप। तो ये बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप दिशा को बता रहा है, आर कैप इकाई सदिश है जो दिशा को बता रहा है, और आर कैप की दिशा किधर होगी, जिधर में बल की दिशा होगी। क्लियर है, बल की दिशा का अनुदिश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कूलॉम का नियम हमने याद रखा है 1/4πε0 दो आवेश Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण केवल एक आवेश को लिया जाता है। कितना आवेश को, केवल एक आवेश को। और कौन सा आवेश, जो स्रोत आवेश होता है, जो स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश यहाँ पर क्या है, Q है, तो केवल Q को लिया गया। परीक्षण आवेश का यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि परीक्षण आवेश तो विद्युत क्षेत्र बनाता ही नहीं है। परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, इसलिए उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा ई सदिश बराबर 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप। पूरा का पूरा कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम में दो आवेश, विद्युत क्षेत्र तीव्रता में केवल एक आवेश। कौन सा आवेश, स्रोत आवेश, जो अपने तरफ चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सीधी अथवा वक्र रेखाएं होती हैं, जो सीधी अथवा वक्र रेखाएं होती हैं, एवं जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस, इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस। और अगर इसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, स्पर्श रेखा ड्रॉ किया जाए, है ना, खींचा जाए, तो वह इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। जैसे मान लिया XY
विद्युत क्षेत्र रेखा है जिसका किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया PA, तो ये जो PA जो सदिश है ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाएगा, ई सदिश की दिशा को दर्शाएगा, है ना बात। तो ये समझ में आना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, फिर से रिपीट करता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी अथवा वक्र रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा प्राप्त होती है। यह बात को समझना है। अब इसका गुण क्या होगा, तो पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। ये असतत वक्र होती है। असतत वक्र, असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती है। डिसकंटिन्यूअस कर्व्स है मतलब असतत है ना। अब असतत कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए प्लस से शुरू होकर के माइनस में चला गया, क्या माइनस से फिर से प्लस जाएगा, तो बंद तो नहीं हो रहा है, फिर से प्लस से ही माइनस जा रहा है, मतलब अधूरा रेखा है, प्लस से माइनस खत्म। सीधी अथवा वक्र रेखाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पहला गुण, जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। दूसरा नियम यह है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे मान लिया यहां पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और किसी बिंदु अगर P पर प्रतिच्छेद करती, मान लिया करती, ऐसे तो करती नहीं है, मान लिया करती, तो अगर ये करती तो बिंदु P पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था, एक इस बिंदु पर PA और प्रतिच्छेद बिंदु से और एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था इस विद्युत क्षेत्र के लिए जो कि PB, तो PA और PB खींचा गया। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, हमने एक प्रमेय पढ़ा कि किसी एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही विद्युत क्षेत्र, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि यहाँ पर तो दो दिख रहा है जो कि संभव नहीं है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती तो विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो दिशा प्राप्त होती। अब एक ही बिंदु से क्या दो दिशा संभव है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए याद रखना है हमेशा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। ये हो गया दूसरा गुण, इंपॉर्टेंट सा गुण है। और तीसरा गुण, किसी भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो उससे वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है PA सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शा रही है। चलिए ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। थोड़ा याद रखना है, देखिए धनावेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र होंगी, धनावेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, तो धनावेश के कारण, अब देखिए धनावेश हमने क्या कहा था, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, स्रोत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो अगर ये धनात्मक है तो धन और धन एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये स्रोत आवेश इसको क्या करेगा, दूर न भगाएगा। अगर परीक्षण आवेश यहाँ होता तो यहाँ से दूर भगाता, अगर यहाँ होता यहाँ से दूर भगाता, यहाँ होता तो यहाँ से दूर भगाता, यहाँ होता तो यहाँ से दूर भगाता। तो हमेशा याद रखना है किसी धन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है, त्रिज्या के रूप में सब तरफ से बाहर की ओर जाएगा। बाहर जाने का कारण क्या है वो यहाँ पर बताया, जो अधिकांश लोग नहीं बताते हैं। समझिए बाहर जाने का कारण क्या है। अगर धनावेश, धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश तो हमेशा धनात्मक होगा, तो ये स्रोत धन आवेश होता तो इसे फिर से बाहर भगाता, यहाँ से भी बाहर भगाता। तो इसलिए किसी धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है, सब तरफ से बाहर की ओर जाएगी। और ऋण आवेश के कारण अगर देखा जाए, ऋण आवेश के कारण, तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है, त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है। अब अंदर की ओर क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, तो इसका कारण अभी जस्ट बताया, स्रोत आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होगा, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होगा। तो ये स्रोत आवेश तो मेरा ऋणात्मक है और परीक्षण आवेश धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश को
ऋण स्रोत आवेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अगर यहाँ होता तो यहाँ से भी अपनी ओर खींचता, यहाँ होता यहाँ से भी अपनी ओर खींचता, यहाँ होता यहाँ से भी अपनी ओर खींचता। तो पक्का है कि ऋण स्रोत आवेश के कारण, या तो ऋण बिंदु आवेश के कारण, या तो बिंदु ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर कहने का अर्थ आवेश की तरफ होती है। सही बात है। और अगर धन और ऋण दोनों एक साथ होता, धन और ऋण दोनों अगर एक साथ होता, धन और ऋण दोनों एक साथ होता, तो धन से बाहर निकलता, ऋण में समाता, धन से बाहर निकल करके ऋण में समाते जाएगा। इस प्रकार से धन से बाहर निकल करके ऋण में समाते जाएगा, इस प्रकार से होगा, है ना। तो ये कुछ हमने जाना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब देखिए यहां पर एक बात होता है जिसके बारे में जानना है हमें। विद्युत द्विध्रुव, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। नाम से पता चल रहा है दो ध्रुव। तो जब परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश, जब परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश, परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी से पृथक होते हैं, अल्प दूरी से पृथक होते हैं, तो उस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैल्यू में सेम है लेकिन विपरीत आवेश है। जैसे -q + q, कहने का मतलब एक अगर -5 कूलम है, एक +5 कूलम, और दोनों अल्प दूरी से पृथक है, कुछ 2a दूरी से पृथक है, कुछ भी दूरी हो सकता है, 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी दूरी। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। दो ध्रुव, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश, और अल्प दूरी से पृथक होगा, विद्युत द्विध्रुव, जिसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कभी भी पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा, तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश अगर देखा जाए, कुल आवेश, तो -q + q, ये तो 0 हो गया, तो कुल आवेश का मान 0, कुल आवेश का मान 0। लेकिन समझना है, ऐसा नहीं है कि कुल आवेश 0 है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं। कोई पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, तो धन आवेश से बाहर निकलेगा, ऋण आवेश में समाएगा, धन आवेश से बाहर निकलेगा, ऋण आवेश में समाएगा, ये ना मालूम है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र रहता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रहता है, वो 0 नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। कुल आवेश 0 आ जा रहा है, -5 कूलम + 5 कूलम, 0। क्या विद्युत क्षेत्र भी 0 है? नहीं है, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। अब देखिए आगे एक पद और आता है जिसे हम लोग कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसे दर्शाया जाता है P सदिश से। ये एक सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश। अब इसे समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। देखिए अभी हमने विद्युत द्विध्रुव को समझा था। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत मतलब ही आवेश, विद्युत मतलब ही आवेश, -q + q, अल्प दूरी कितना से पृथक है, 2a से, है ना। तो यह हो गया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की जो सामर्थ्यता होती है उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जो ताकत होगा विद्युत द्विध्रुव का उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन अब इस ताकत को मापा कैसे जाए, तो इसको मेजर करने के लिए, इसे मापने के लिए लिखा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कोई एक आवेश का परिमाण, कोई एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब वैल्यू को लेना है, माइनस लेने का जरूरत नहीं है, केवल वैल्यू को लिया जाता है। जैसे -5 कूलम + 5 कूलम, तो केवल हम 5 कूलम को रखेंगे और गुना किया जाता है
द्विध्रुव की लंबाई से, द्विध्रुव की लंबाई से। तो आवेश, आवेश का परिमाण को रख दीजिए Q, और द्विध्रुव की लंबाई कितना 2a। तो आवेश गुना द्विध्रुव की लंबाई, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं, P से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाया जाता है P से, और P बराबर हो गया Q गुना 2a, आवेश गुना द्विध्रुव की लंबाई। और चूंकि ये सदिश राशि है तो P सदिश होगा, आवेश तो सदिश नहीं है लेकिन द्विध्रुव की लंबाई को सदिश माना जाता है। ज़्यादा बेहतर यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्रॉस लगा दिया तो ऐसा नहीं कि क्रॉस गुणनफल है, तो इसलिए इसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो P सदिश की दिशा किधर होगी, तो P सदिश की दिशा होती है -q से +q सदिश की ओर, सॉरी आवेश की ओर, -q आवेश से +q आवेश की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q आवेश, -q आवेश से +q आवेश। विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में जाती है। विद्युत क्षेत्र पढ़ा था ना हमने, प्लस से माइनस, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसके विपरीत है, यह चीज समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, यह भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, और द्विध्रुव की लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होगा कूलम मीटर, क्या हो जाएगा कूलम मीटर। अब इसका सूत्र है Q गुना 2a, याद रखना। अब इसकी विमा क्या होगी, विमा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा है, Q गुना 2a। तो सबसे पहले तो आवेश की विमा जाननी होगी, तो आवेश की विमा क्या होगी, तो धारा I बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट, I बराबर Q बटा T। आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमें तो आवेश की विमा चाहिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT, Q बराबर IT। I क्या है यहाँ पर, तो I है धारा। देखिए कक्षा 11 में हमने पढ़ा था, क्लास 11th में, कि 7 मूलभूत राशि होती है, 7 मूलभूत राशि, और 7 मूलभूत राशि में धारा भी एक मूलभूत राशि है। तो मूलभूत राशि उसे कहते थे जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो धारा, धारा किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करेगा, और धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, तो धारा का विमा भी क्या होगा, एम्पियर A। और समय जो T है उसे दर्शा देंगे कैपिटल T से, तो Q बराबर AT, ये इसका विमा है। विमा, विमा मतलब घात, MLT, ये सब का घात को विमा कहते हैं ना। तो आवेश की विमा एकदम रट लीजिए AT होता है, तो यहाँ पर रख देते हैं AT। और 2a क्या था, लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई 2a, तो लंबाई का विमा L। तो अगर इसे लिखा जाए बेहतर तरीका से, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर तो करता है, समय पर करता है, और धारा पर भी करता है, एम्पियर। तो ये विमा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देखिए अभी हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र का जो सामर्थ्यता होती है, जो ताकत होती है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र का ताकत यानी कि बल को कौन अनुभव करता है, परीक्षण आवेश करता है। तो परीक्षण इकाई धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता कहते हैं, है ना। जितना बल को अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता, ज्यादा बल अनुभव करेगा ज्यादा विद्युत क्षेत्र का ताकत, कम बल का अनुभव करेगा ऐसा क्षेत्र में, जैसे मान लिया यह हो गया स्रोत आवेश, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाया, यहां पर है परीक्षण आवेश बिंदु ए पर मान लिया, और यहां पर बिंदु बी पर। तो क्या दोनों जगह में समान बल का अनुभव करेगा, नहीं, बी पर ज्यादा बल का अनुभव करेगा क्योंकि नजदीक है उसके, तो नजदीक है तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो यह होगा विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता, ताकत। तो ज्यादा बल का अनुभव करेगा ज्यादा विद्युत क्षेत्र सामर्थ्यता, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता ज्यादा है। अब विद्युत क्षेत्र जब सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है,
तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो बल क्या लग रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर फेंक रहा है। तो बल की दिशा अगर दूर है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की भी दिशा दूर ही होगी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की भी दिशा दूर होगी। इसका मात्रक बहुत बार पूछता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन, और आवेश का मात्रक हो गया कूलम। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। इसका विमा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ई की विमा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा क्या होगी? तो बल की विमा क्या होती है? m का घात 1, l का घात 1, t का घात -2, और आवेश, आवेश का विमा जस्ट अभी देखा हमने क्या हो जाता है? AT निकाले थे ना, देखिए यहाँ पर आवेश की विमा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, AT। तो AT रख दिया। अब इसे हल कर लेते हैं। m का घात 1, l का घात 1, t ऊपर जाएगा, t का घात -3, a का घात -1। तो ये विमा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, है ना सही? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जाना, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, विमा ये होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। अगर प्रतिकर्षण का बल है तो दूर भागेगा, दूर जा रहा है। अगर ये आकर्षण का बल होता तो माइनस हो जाता, मतलब नज़दीक आता। जैसे मान लिया, और तभी से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्रोत आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन परीक्षण आवेश हमेशा प्लस में ले जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो अगर ये ऋण आवेश हो जाता तब इसे इधर दूर नहीं फेंकता बल्कि अंदर की ओर हो जाता। इसलिए हमने पढ़ा था अभी, एक चित्र बनाया था, ऋण आवेश के कारण यही कारण है कि अगर ये माइनस क्यू आवेश है तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर होती है, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा धन हो गया और ये ऋण अंदर की ओर खींच रहा है। तो इसके बारे में जाना हमने। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी अथवा वक्र रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं, और जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा प्राप्त होती है। उसे गुण को जाना था हमने। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना। विद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना, परिमाण में समान और विपरीत आवेश जब अल्प दूरी से पृथक होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्यता को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे मापा जाएगा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है आवेश और गुना द्विध्रुव की लंबाई। आवेश Q, द्विध्रुव की लंबाई 2a मान रहे हैं, 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फिर से सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो रही थी। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम मीटर, और इसका विमा भी ज्ञात किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे बढ़ेंगे। तो आप हम लोग से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।